तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। इसको कर्नाटिक वार्स का नाम से भी जाना जाता है। ये वार्स लोग को हम लोग स्किप नहीं कर सकता है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है और यहाँ से जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आता है आपका एग्जाम में, इसलिए हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकता है। देयर आर टोटल 3 वर्ड्स, 3 कर्नाटिक वर्ड्स है। कर्नाटिक रीजन में मतलब कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया का पार्ट में लड़ा गया था, इसलिए इसको कर्नाटिक वार भी बोलता है। तो डायरेक्टली कमिंग टू फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, फर्स्ट कर्नाटिक वार, उसका ईयर को हम लोग देखते हैं ये कब शुरू हुआ था। तो 1746 से लेके 1748 का बीच में ये फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी लड़ता है। इसका मेन रीज़न है, कारण लड़ने का मेन कारण है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो एक यूरोप का वॉर है, यूरोप में एक होने वाला एक इवेंट है, वॉर है। तो वहाँ पे वार होता है यूरोप में, तो बहुत सारा यूरोपियन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होता है। आपको डिटेल में नहीं बता सकता यूरोपियन वार ऑफ सक्सेशन, लेकिन इसमें यूरोपियन पावर्स लोग इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच भी इन्वॉल्व रहता है और दोनों अलग अलग साइड में, अपोजिशन साइड में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकता है यूरोप का मैप, फ्रांस को, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को और ऑस्ट्रिया को देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया का अंडर वार हो रहा था तो दूसरा यूरोपियन कंट्रीज लोग भी इसमें इन्वॉल्व था। ये बस आप ये जान लो कि इसमें ब्रिटिश और फ्रांस जो अलग अपोजिशन पार्टी में था, तो उन लोग वहाँ में एनिमी होने के कारण इंडिया में भी उन लोग का एनिमिटी का असर पड़ा। ऑलरेडी यहाँ पे फ्रांस भी अपना टेरिटरी बढ़ाने का कोशिश कर रहा था और ब्रिटिश भी अपना टेरिटरी बढ़ाने का कोशिश कर रहा था। तो दोनों आपस में कंपटीशन कर रहा था इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। तो वहाँ पे जब वार हो रहा दोनों का बीच में, दोनों अपोजिशन में था, तो वहाँ का असर यहाँ पे भी होके यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे आगे एक इवेंट होता है जिसका नाम है सीज ऑफ मद्रास। मद्रास को गुस्सा होके फ्रेंच लीडर गवर्नर जनरल डुप्लिक्स से वो सीज कर लेता है। ब्रिटिश का टेरिटरी होता है, ब्रिटिश का टेरिटरी को, मद्रास को लॉर्ड डुप्लिक्स जो फ्रांस जो सीज कर लेता है, तो ब्रिटिश भी टॉलरेट नहीं करता है, चुपचाप नहीं बैठता है। तो ब्रिटिश लोग क्या करता है, एक रूलर है, राइट, कर्नाटिक रीजन का एक रूलर जिसका नाम था अनवारुद्दीन। अनवारुद्दीन का सपोर्ट लेके ब्रिटिश क्या करता है, वापस मद्रास को अपना कंट्रोल में लाता है, वापस छीन लेता है मद्रास को, ठीक है। तो उसके बाद जब, लेकिन भी दोनों फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में कंटिन्यू वॉर चल ही रहा था। लेकिन एट दैट टाइम यूरोप में क्या होता है कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। और ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन एंड होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो जो ये वॉर में इन्वॉल्व था, सभी एक पीस ट्रीटी साइन करता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल 1748 में साइन होता है और विद दिस ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन केम टू एन एंड। और जब यहाँ पे ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन यूरोप में ख़त्म हो गया, तो इंडिया में भी ऑटोमेटिकली इन दोनों का फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी खत्म हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या कर्नाटिक वॉर जो होता है वो मेनली यूरोपियन इश्यूज को लेके होता है। यूरोप में इवेंट होने की वजह से इंडिया में भी असर होता है, लेकिन दोनों का जो एनिमिटी है, राइट, दोनों का जो एक दूसरा को हेटरेट है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरा का कंपटीशन में लगा रहता है कि हम ज़्यादा पावरफुल होना है, हम इंडिया को कंट्रोल करना है, कैप्चर करना है, उस कंपटीशन में लगा रहता है। अल्टीमेटली इसके वजह से और 2 कर्नाटिक वार्स होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे सेकेंड कर्नाटिक वार। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो वही कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल राइवलरी से, दोनों कॉलोनियल पावर है तो यहाँ पे एक दूसरा का कंपटीशन है, उसका कंटिन्यूएशन ही है सेकेंड एंग्लो
कर्नाटिक वार। ये जो 1748 में फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार खत्म होता है, एक ही साल भी गैपिंग नहीं होता है कि 1749 में दोनों का बीच में फिर से वार शुरू हो जाता है। 49 से इतना दिन तक, इतना साल तक लड़ता है 1754 तक। ठीक है, इसका ईयर है 1749 से 1754 तक लड़ता है। इसमें यूरोपियन इवेंट से लेना देना नहीं होता है। इसमें कर्नाटिक रीजन का जो इवेंट चल रहा था, हैपनिंग हो रहा था, उससे लेना देना है इसका कारण, मेन रीजन लड़ने का। ठीक है, तो रीजन को जब देखेंगे तो इसमें हैदराबाद में और कर्नाटक में दो जगह पे कुछ इवेंट होता है जिसमें फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो हैदराबाद में क्या स्टोरी हुआ था उसको बताती हूँ मैं। तो हैदराबाद में उस टाइम में निज़ामुल मुल्क का डेथ हो जाता है। निज़ामुल मुल्क जो हैदराबाद का इंडिपेंडेंट रूलर था, उसका डेथ हो जाता है। उसका डेथ होने के बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ हैदराबाद, राइट, हु विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ हैदराबाद। तो ब्रिटिश जो चाहता था कि उसका एक दोस्त जो राजा बने, और फ्रांस भी चाहता था कि फ्रांस का दोस्त जो राजा बने। दोनों आपस में कंपटीशन हो रहा था कि मेरा सपोर्ट किया वाला राजा बनना है, ऐसा। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रांस जो किसको सपोर्ट करता है, फ्रांस एक इंसान जिसका नाम है मुजफ्फर जंग, उसको सपोर्ट करता है, और ब्रिटिश जो दूसरा इंसान जिसका नाम है नासिर जंग, उसको सपोर्ट करता है। ऐसे करके आपस में कंपटीशन चल रहा था। तो उसमें हैदराबाद का इशू को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था कि कर्नाटक रीजन में भी सेम इशू आ जाता है कि कौन कर्नाटक रीजन का राजा बनेगा। तो इसमें ब्रिटिश का तरफ से एक नाम आता है अनवारुद्दीन, और फ्रांस का तरफ से एक नाम आता है चंदा साहिब। ऐसे करके दोनों अपना अपना दोस्त को राजा बनाना चाहता। तो उस टाइम में इस टेंशन माहौल की वजह से एक बैटल होता है, बैटल ऑफ अंबूर 1749 में, जिसमें क्या होता है कि चंदा साहिब जिसको फ्रांस सपोर्ट करता था, और मोहम्मद अली खान वालाजा जिसको ब्रिटिश सपोर्ट करता था, दोनों का बीच में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ अंबूर। तो यहाँ से शुरू होता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर। इनिशियली ये वॉर में क्या होता है, लॉर्ड डुप्लिक्स जो है फ्रांस जो लीड कर रहा था, वो काफी सारा टेरिटरीज को गेन कर लेता है। ठीक है, अभी फ्रांस जो इतना सारा टेरिटरीज को अपना कंट्रोल में करने लग गया साउदर्न इंडिया का, तो ब्रिटिश भी चुपचाप बैठने वाला नहीं था। तो ब्रिटिश जो इसीलिए क्या किया है, विथ मोर प्रिपरेशन and more arms and ammunitions, they also entered into the कर्नाटिक वार। सेकेंड कर्नाटिक वार शुरू हो जाता है, और ब्रिटिश फोर्सेस वाज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड मेजर लॉरेंस, जो दोनों बहुत एफिशिएंट लीडर था। वो लोग इन्वॉल्व हो जाता है और काफ़ी सारा बैटल में इन्वॉल्व होता है और जीत भी जाता है। उसमें से सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बैटल है जिसका नाम है बैटल ऑफ त्रिचनापोली। बैटल ऑफ ट्रिचनापोली में ब्रिटिश जो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ब्रिटिश जो काफ़ी डोमिनेंट हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा टेरिटरीज को वही उल्टा अपना कंट्रोल में कर लेता है। और बाद में क्या होता है कि फ्रांस जो है बहुत लॉस हो जाता है फ्रांस का। तो इसके वजह से और लॉस नहीं होने के लिए ट्रीटी साइन कर लेता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में। और ये ट्रीटी के साथ साथ सेकेंड कर्नाटिक वार जो ख़त्म हो जाता है। और सेकेंड कर्नाटिक वार ख़त्म होने के बाद मोहम्मद अली खान वालाजा नवाब का कर्नाटिक डिक्लेयर हो जाता है। और ब्रिटिश फ्रांस जिसको सपोर्ट किया था चंदा साहिब, वो नहीं बन पाता है। ठीक है, इसके चलते फ्रांस जो भी टेरिटरीज कैप्चर किया था, बहुत सारा सेवरल टेरिटरीज कैप्चर किया था, उसको वापस विदड्रॉ कर लेता। साल गैपिंग होने के बाद आता है थर्ड कर्नाटिक वार, द फाइनल कर्नाटिक वार, राइट। थर्ड कर्नाटिक वार या फाइनल कर्नाटिक वार बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रांस, वो कब होता है 1757 से लेके 1763 के बीच में होता है, राइट। ये फाइनल कन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में। इसका कारण है, ये भी यूरोपियन इवेंट से ही रिलेट है। इसका मेन कॉज है 7 years वॉर। यूरोप में होता है 7 years वॉर, वो मेन कॉज होता है जिसमें ब्रिटिश और फ्रांस
वंस अगेन अपोजिट साइड पे होता है। वहाँ पे 7 ईयर्स वार में दोनों अपोजिट साइड के होने के कारण इंडिया में भी मतलब दोनों अपोजिट साइड हो जाता है और दोनों लड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक जो वॉर लड़ रहा था वो फ्रांस का तरफ से लॉर्ड डुप्लिक्स जो लड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप दूसरा देखने को मिलेगा, कम्ते द लैली को देखने को मिले। लॉर्ड डुप्लिक्स जो ऑलरेडी फ्रांस को 2 एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में लीड करता है, लेकिन उसका रहते जो फ्रांस बहुत लॉस झेलना पड़ता है, जिसके कारण उसको वापस बुलाया जाता है और नया एक गवर्नर जनरल फ्रांस का तरफ से आता है, कम्ते द लैली भी लेकिन भी सेम मिस्टेक करता है। ये भी 7 ईयर्स वार जो यूरोप में हैपनिंग हो रहा था उसका गुस्सा को यहाँ पे इंडिया में उतरता है और मद्रास को सीज करता है। 1758 में मद्रास को सीज करने की वजह से ब्रिटिश जो ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो भी काउंटर एक बैटल लड़ना शुरू कर दिया विथ मोर प्रिपरेशन, राइट। और मोर प्रिपरेशन के साथ और मोर नंबर्स ऑफ आर्मीज एंड आर्म्स एंड एमुनेशंस के साथ वापस फिर से मद्रास को रीऑक्युपाई करता है और दोनों का बीच में वार जो डिक्लेयर हो जाता है और थर्ड कर्नाटिक वार चलता रहता है। लेकिन थर्ड कर्नाटिक वार में फ्रांस जो वापस जीत ही नहीं पाता है, ब्रिटिश ही जीतते जाता है हर एक बैटल में। और अल्टीमेटली एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ वंडीवास। ये बैटल जो टर्निंग पॉइंट होता है एंग्लो फ्रेंच रिलेशन में इंडिया में। बैटल ऑफ वंडीवास 1760 टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इस बैटल के बाद फ्रांस जो इंडिया में दोबारा आगे आ सका ही नहीं। और इस बैटल ऑफ वंडीवास में ब्रिटिश फोर्सेस जिसको लीड किया था खुटे, वो फ्रांस फोर्सेस को बुरी तरह से वेरी बैडली डिफीट कर देता है। फ्रांस फोर्सेस लेड बाय लली को इतना बुरी तरह से डिफीट कर देता है कि फ्रांस जो दोबारा इंडिया में उतरने का मौका ही नहीं मिला। और इसके ये बैटल के बाद जो पोजीशन ऑफ फ्रांस इन इंडिया वीक होते गया और वो लोग यहाँ से अल्टीमेटली जाना पड़ा, राइट। और अल्टीमेटली ये बैटल खत्म होने के बाद एक ट्रीटी साइन होता है 1763 में, जिसमें फ्रांस जो वादा करता है कि अभी से हम इंडिया को इतना फोकस नहीं करेगा ऐसा करके, राइट। इंडिया में अभी से ब्रिटिश तुम आप ही रहो, हम नहीं रहेगा बोल के। जो पौंडीचेरी था फ्रांस का उसको भी ब्रिटिश को दे देता। ये हुआ ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। और यही के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करेगा यहाँ पर। और आप लोग जो भी MCQs देता है उसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है।